हाँ भैया, एक सेकंड वहां से कनेक्ट होने दो मेरे को। हो गया मैं। गुड नून सभी लोगों को। 2 टॉपिक रखे हैं आज के लिए अपन लोगों ने। वन इज क्रेमर्स रूल और एक रखा है अपन लोगों ने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों देखते हैं अपन। सभी लोग को आवाज आ रहा है मेरा? हाय, हेलो। कोटा कब आ रहे हो? मैं तो कोटा में हूँ सितंबर से। 18 दिन के लिए तो मैं बाहर गया था, मैं तो वापस आ गया था। चलिए, तो अपन क्रेमर्स रूल पढ़ते हैं और क्रेमर्स रूल के अंदर मेनली जो क्लासिफिकेशन है उसमें बच्चों को डाउट रहता है वो अपन देखते हैं। एंड लकीली फॉर अस अब अपन लोग जो है वेक्टर थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, तो अपन साथ साथ जो उसका प्लेन्स जो का जो कनेक्शन होता है कि वो प्लेन में किस तरीके से इंटरसेक्शन आ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब भी अपन साथ साथ देखते चले जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं। चलिए, तो भाई आई डोंट थिंक क्रेमर्स रूल के जो बेसिक फॉर्मूले वगैरह उसमें किसी को भी दिक्कत है, वो मैं डिराइव कर देता हूँ। क्रेमर्स रूल जनरली कब यूज होता है अपना? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए यूज अपन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत ही आसान तरीके से अदरवाइज भी सॉल्व हो जाता है, तो अपन यूज नहीं करते। एन डिग्री के लिए भी सॉल्व हो सकता है, बट जनरली हमारे सामने सवाल 3 इक्वेशंस का आएगा। तो मान लीजिए कि हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है। लेट अस से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो फिर आपको बोलता है 3 इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। तो हमारे पास में दूसरे तरीके भी होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बट क्रेमर ने जो तरीका निकाला वो बड़ा सिस्टमेटिक था, जिसमें उसने डिटर्मिनेंट का यूज किया। सो वो क्या होता है बेसिकली, ही क्रिएटेड 4 डिटर्मिनेंट्स। एक डिटर्मिनेंट तो उसने बना दिया डी या डेल्टा, जो कि कोफिशिएंट से बनता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और फिर 3 डिटर्मिनेंट आप लोग जानते हैं, तीनों नहीं लिख रहा हूं मैं, बस एक लिख दे रहा हूं। जो पहला कॉलम है a1 b1 c1 उसको रिप्लेस कर दिया उसने किससे? d1 d2 d3 से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड देन ही प्रूव्ड कि d2 d2 d3 भी इसी तरीके से उसने डिफाइन कर दिए। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा d1/d d2/d d3/d। कैसे आता है इसको भी अपन देख ही लेते हैं। अब देखिए, जो आपका डिटर्मिनेंट डी है उसमें आप x मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी रो में जा सकती है, किसी भी कॉलम में जा सकती है। तो अपन उसको पहले कॉलम में डाल देते हैं, a1x a2x a3x, देन बाकी की सारी चीजें एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। और अब हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम इसके अंदर कॉलम 1 में जोड़ देंगे y टाइम्स कॉलम 2 z टाइम्स कॉलम 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जैसे ही आप देखिए इसमें y टाइम्स कॉलम 2 जोड़ोगे और z टाइम्स कॉलम 3 जोड़ोगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? पहला टर्म a1x क्या बन जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। आप फील कर पा रहे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1z। ओके, विच विल एक्चुअली बिकम व्हाट? आप पहली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, विच विल बिकम d1। क्या सभी लोग फील कर पा रहे हैं इस चीज को? इट विल बिकम d1। सो दैट्स ऑल। सो आपके पास में x इंटू डिटर्मिनेंट d कितना निकल के आ जाएगा? d1, लाइकवाइज d2, लाइकवाइज d3, बाकी सारी चीजें एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसी को तो उसने d1 नाम दिया था, तो यहाँ से उसके पास में x का वैल्यू निकल के आ गया d1/d, विच इज मच मच इजियर रादर देन सब्स्टिट्यूशन वगैरह। सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। सिमिलरली y आ जाएगा d1/d और d2/d, आई एम सॉरी, और ये आ जाएगा d3/d। अब मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो अपन बोलेंगे देखो यार, इट्स वेरी वेरी सिंपल। 2 ब्रॉड कैटेगरी है, डी का नॉन जीरो होना या डी का जीरो होना। अगर डी नॉन जीरो है
तो आप इस बात को समझिए ना, D1 D2 D3 का कोई भी वैल्यू आए, सॉल्यूशन आना तो तय हो चुका है। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हैं? आप D1 D2 D3 का कोई भी वैल्यू लिख दो, अगर D नॉन जीरो है, लेट अस से D का वैल्यू 7 है, तो आप कुछ भी लिख दो, 1/7, 2/7, 0/7, सॉल्यूशन आना तो तय है। ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है चैट में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे बता दीजिए प्लीज। आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे बात को कि अगर D नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अब इसमें दो और सब कैटेगरीज बना दी है जिसको भी अपन प्लेन वगैरह से रिलेट करते हैं। वो कैटेगरी है कि अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो हो गए, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आएगा, पर उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल समथिंग, ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन इंपॉर्टेंट, या जिसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। आप देख सकते हैं इस केस के अंदर एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू आ जाएगा जीरो। इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो आता है इस केस में, डेफिनेटली यू गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। बट यूनिक सॉल्यूशन कैसा आ सकता है, या तो ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। तो डेफिनेटली वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अलग अलग टर्म्स है वैसे, बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन आने का मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है या सॉल्वेबल है, व्हाटएवर दे वांट टू यूज इन द क्वेश्चन, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब D1 D2 D3 सारे जीरो नहीं है, आर नॉट ऑल जीरो, कम से कम एक उनमें नॉन जीरो है, तो आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कम से कम एक एक्स वाई जेड भी नॉन जीरो आएगा। ऐसे सॉल्यूशन बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। कहने का मतलब है इसको ऐसे आप हवा में नहीं देख सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज बाय द वे x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 इज नॉट एन एग्जांपल। यहाँ पे यही आएगा सिर्फ। यहाँ पे मान लो ऐसा आ गया, x7 आ गया, y4 आ गया, z0 आ गया। ऐसा सॉल्यूशन जनरली आप लोग ऑब्जर्वेशन से नहीं देख सकते। सो इट इज ए इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। बात नहीं उठती कि इसका प्लेन से क्या कनेक्शन है ना। जो अपन प्लेन्स की बात करते हैं, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस क्रेमर्स रूल एंड प्लेन्स। तो आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि जो ये इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी आई इक्वल टू डी, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है। क्या सब लोग एग्री करते हैं? एक्चुअली मैं रिपीटर्स के अंदर तो पहले वेक्टर थ्योरी इसीलिए पढ़ाना पसंद करता हूँ। पहले मैं उनको वेक्टर थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर मैं उनको क्रेमर्स रूल पढ़ाता हूँ, तो उनको एक साथ ही बता देता हूँ। बट ठीक है, नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो सीख लेते हैं। तो बेसिकली तीन प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो तीन प्लेन की इक्वेशन में सबसे पहला जो अपन ने केस लिखा है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तीन प्लेन एक जगह मिल रहे हैं। पहली बात तो यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा एक सेकंड, मैं अपना इंटरनेट बदल रहा हूँ क्योंकि वो लाइट चली गई थी, तो मैं अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी बढ़िया है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोले कि यार इस चीज का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है ट्रिवियल सॉल्यूशन आने का, तो अपन बोलेंगे बड़ा सिंपल है यार। ये तीन ऐसे प्लेन है जो ओरिजिन पे मिलते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, अगर तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑल द थ्री प्लेन्स पास थ्रू ओरिजिन। तो इसके नीचे इसका मतलब भी लिख देता हूँ, ऑल थ्री प्लेन्स have an intersection point. How many intersection point? Only one intersection point. And what is that intersection point? Origin. All the three planes meet at origin. इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल अपने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन, तीन प्लेन देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, तीनों के तीनों ही कहाँ मिलते हैं? ओरिजिन पे मिलते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? इंटरसेक्शन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, बट इट इज ओरिजिन। और इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द थ्री प्लेन्स मीट इन अ पॉइंट but do not meet at origin, meet at some other point. What's the big deal? कि कहीं और मीट करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो पॉइंट है ये अपना सॉल्यूशन पॉइंट है, लेट अस से 1,2,6। ठीक है, ये प्लेन 1 है, ये नीचे वाला प्लेन 2 है, और ये प्लेन 3 है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भी? यही दिस इज द केस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अभी भी यूनिक है, पर वो नॉन ट्रिवियल है। चलिए देन सेकंड अपन आते हैं d इक्वल टू 0 पे। ये रिस्की केस है,
अब d इक्वल टू 0 में क्या होगा, इसमें दो केस बनेंगे, आर या पार। d इक्वल टू 0 में अगर d1 d2 d3 में से कोई भी नॉन जीरो हो गया, इफ एनी वन इज नॉन जीरो, एक या एक से ज्यादा कोई भी नॉन जीरो हुआ तो अपन सीधे बोल देंगे नो सॉल्यूशन, डेफिनेटली नो सॉल्यूशन। व्हाई नो सॉल्यूशन बाय द वे? आप लोग इक्वेशन से अगर एल्जेब्रिकली देखें तो आप क्या इस पे कमेंट करेंगे, बताएं जरा मुझे। व्हाट वुड यू कमेंट ऑन द एल्जेब्रा ऑफ दिस सिचुएशन? डेफिनेटली नहीं, मैं ज्योमेट्रिकली बात नहीं कर रहा, एल्जेब्रिकली देखो नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है। इसको ऐसे फील करो ना, x इंटू डी बराबर d1 है, तुम्हारा d तो हो चुका है जीरो, देखो सेकंड केस के अंदर तुम्हारा d हो चुका है जीरो, जीरो हो गया, इसका मतलब LHS का वैल्यू आ गया जीरो, और तुम्हारा मान लो d1 नॉन जीरो 7 है, 0 इक्वल टू 7 नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली अपने को दिख जाएगा कि यार अगर d जीरो है और d1 d2 d3 में से अगर कोई भी नॉन जीरो है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो x इंटू डी बराबर d1 से, या आप ये भी बोल सकते हो कि x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, x मान लो 7/0 इन्फिनिटी को टेंड कर गया, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रियल, इन्फिनिटी सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन नहीं बोलते, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ गया तो, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली क्या इंडिकेट करता है, इसको अपन एनालाइज कर लेते हैं। हाँ भाई, ज्योमेट्रिकली आप मुझे बताइए, व्हाट कैन दिस सिग्निफाई? ये तीन प्लेन नो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल है? नो इंटरसेक्शन, तो नो इंटरसेक्शन कब कब हो सकता है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, या तो तीनों के तीनों प्लेन्स कैसे हो जाए, पैरेलल, ऑल थ्री पैरेलल, ये भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। एक और कंडीशन हो सकती है, वो आप ऐसे देखिए, मैं प्लेन्स को इतना सही बना रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे, P1 P2। अब आप देखो जो P3 प्लेन है, वो P1 P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, उसके पैरेलल आ जाए, आप समझ रहे हैं, तो भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड जो प्लेन है वो P1 उस लाइन को काटे ना, बात ये है, देखो अगर वो काट गया ना ऐसे, तो फिर सॉल्यूशन आ जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर हम वो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि वो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, समथिंग लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रिज्म बना रहे हैं, अपन ने बात भी करी थी वेक्टर 3D के अंदर ही, ठीक है, कि दो प्लेन तो मीट कर रहे हैं, कोई भी पैरेलल नहीं, पैरेलल की कंडीशन अपन ने अलग से ले ली, ऑल थ्री पैरेलल, ये भी बोल सकते हैं टू पैरेलल, ये भी चलेगा, ऑल थ्री पैरेलल हो जाए या तो, या कोई दो पैरेलल हो जाए, तो भी लफड़ा हो जाएगा, अब तीसरा वाला कहीं पे भी बैठा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। या फिर कोई भी पैरेलल ना हो, बट जो दो की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको मैं L1 बोल देता हूँ, उसके पैरेलल आ जाए तीसरा प्लेन, वो उसको काटे ही ना, तो भी नो सॉल्यूशन आ जाएगा। जिस केस में एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है कि प्रिज्म बन जाएगा, क्या आप लोग फील कर सकते हैं इस बात को? ये तीनों ही केस नो सॉल्यूशन के केस हैं, या तो सारे प्लेन्स पैरेलल वगैरह वगैरह। मुझे बताओ क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये? ओके, अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने ऑल थ्री पैरेलल वाला केस बनाया है ना, ऑल थ्री पैरेलल, ये इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो ऑल थ्री पैरेलल का मतलब क्या होता है, जस्ट इमेजिन ऑल थ्री प्लेन्स पैरेलल, ऐसा इमेजिन करो, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 11। आप मुझे बताओ क्या इसमें d जीरो आ रहा है क्या? क्या इसमें d जीरो आ रहा है क्या? 2 3 5 2 3 5 2 3 5 डेफिनेटली आ रहा है। इसमें d1 d2 d3 भी तो जीरो आ जाएंगे। आप d1 बनाइए, व्हाट इज d1? d1 आ जाएगा यहाँ पे 6 लिख दो, 7 लिख दो, 11 लिख दो, पर देखो ना सेकंड और थर्ड कॉलम तो अभी भी प्रोपोर्शनल है,
तो एक्चुअली ये भी नो सॉल्यूशन का केस है, पर ये इसमें काउंट नहीं होगा। नो सॉल्यूशन के जो 3 केस अभी अपन ने डिस्कस किए वो बिल्कुल सही है, पर वो इसमें काउंट नहीं होगा, जिसमें डी 0 होता है और उनमें से कोई एक नॉन जीरो होता है। तो अपन आते हैं फाइनली चौथे केस पे, विच इज दिस केस। D1 D2 D3 का भी 0 हो जाना। अभी भी हम बोलेंगे कि या तो नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाता है। कि सर अब नो सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हो, जो अभी अपन ने जस्ट बात डिस्कस करी। जब चारों डी 0 हो जाते हैं तो या तो इस तरह का सिनेरियो रहता है, ऑल 3 पैरेलल, अभी हमने बात करी ऑल 3 पैरेलल होंगे तो भी D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर भी नो सॉल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 6 7 8, ये 3 प्लेन्स, चारों D 0 आप चाहो तो चेक कर लो। और अगर पैरेलल नहीं है तीनों प्लेन तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब इनफिनिट सॉल्यूशन कब आएंगे, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन? 3 प्लेन इनफिनिट जगह इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वेरी गुड, या तो वो मर्ज ही हो जाए, ऑल 3 आर आइडेंटिकल, बात सही, वेरी गुड। या फिर क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? पेजेस ऑफ अ बुक, फैंटास्टिक, वो एक लाइन में मीट करे, दे मीट इन अ लाइन, ये भी तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो गया, दे मीट इन अ लाइन। क्या सभी लोग एग्री करते हैं भैया? ये इनफिनिट जो मैं शेड कर रहा हूं ये है इनफिनिट सॉल्यूशंस। इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफिनिट पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ऑल 3 ऑफ देम। तो दे या तो वो कोइंसिडेंट ही हो गए, बात नहीं खत्म हो गई। एक और केस हो सकता है कि 2 प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए और तीसरा वाला उनको एक लाइन में काट दिए, भी चलेगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो फिर वो 3 प्लेन का कंडीशन ही क्या रहा? ऐसा केस 2 आइडेंटिकल और तीसरा वाला इसको काट रहा है यहाँ पर, तो भी इनफिनिट सॉल्यूशन ही आएंगे, स्टिल इनफिनिट सॉल्यूशंस। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन कब कब आते हैं? या तो तीनों आइडेंटिकल हो जाए, बात ही खत्म हो गई, या वो एक लाइन में मीट करे। तो इन सारे ही केस में D D1 D2 D3 सब 0 आएगा। सर कैसे आएगा? सर आप सोचो ना यार, अब इमेजिन करो तीनों प्लेन आइडेंटिकल है, तो क्या चारों D 0 नहीं आ जाएंगे? सुनना, अभी बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूं मैं आपको, इसको देख लीजिए। मैं कन्वर्स भी बता रहा हूँ आपको कि वो होगा तो ऐसा क्यों होगा, D क्यों 0 होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? तीनों प्लेन आइडेंटिकल हो जाएंगे तो चारों D 0 हो जाएंगे, है ना? ओके, ऑब्वियस बात है। अब सर इसका क्या सर फील नहीं आ रहा सर कि सर अगर वो लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे तो सर क्यों चारों D 0 हो जाएंगे? इसको क्या फील कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जस्ट देखिए, अगर वाकई में 3 प्लेन एक लाइन में मीट कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इनमें से एक प्लेन बाकी दो की फैमिली को बिलोंग करता है? कैन आई से दैट P1 कैन बी रिटन एज P2 प्लस लैम्डा P3? बिल्कुल कह सकते कि नहीं कह सकते? तो अगर आप D बनाओगे इसका, इफ यू क्रिएट D A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हम क्या बोल सकते हैं कि R1 इज एक्चुअली R2 प्लस लैम्डा R3, तो D 0 नहीं हो गया? R2 में अगर आप लैम्डा टाइम्स R3 जोड़ देंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगी, 0 हो जाएगा। आ गया फील? बात खत्म। ऐसी D1 D2 D3 0 हो जाएंगे, दैट्स ऑल। सो ये पूरी कहानी भी है क्रेमर्स रूल की। आप तो इसको कंडीशन रट लीजिए, मुझे लगता नहीं किसी को इसमें इशू आता है ऐसे, ये रटने में किसी को इशू आएगा। आप तो सबसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन दे तो D चेक करिए कि भाई D नॉन जीरो है तो बात ही खत्म, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? ट्रिवियल भी नॉन ट्रिवियल भी। D 0 है तो लफड़ा होता है, फिर D1 D2 D3 तीनों चेक कीजिए और देखिए कि वो नॉन जीरो आ रहे हैं कि 0 आ रहे हैं, फिर उसमें चारों D 0 वाले में चेक करना पड़ता है। अच्छा, अब इशू ही आएगा कि सर आपने तो बता दिया, मस्त समझ में आ गया, बट अब ये बताओ
कि अगर मान लो चारों डी जीरो आ गए तो डी नॉन जीरो आ गए तो बात खत्म हो गई। सर अगर चारों डी जीरो आ गए तो मैं कैसे चेक करूंगा प्लेन्स पैरेलल है कि नहीं? देख लो ना, पैरेलल तो नहीं तीनों की तीनों, इतना सही तो देखना होता है आपको। चारों डी जीरो के केस में नो सॉल्यूशन एक ही केस में तो आता है कि तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए, बाकी केस तो ऊपर कवर हो चुके होते हैं। तो आप बस देख लो तीनों पैरेलल ना हो, या फिर मैंने आपको एक और बढ़िया तरीका बताया था, फैमिली ऑफ लाइंस यूज कर लो। फोर्थ जो केस है फैमिली ऑफ प्लेन्स, फोर्थ जो केस है उसमें या तो ये होगा नो सॉल्यूशन या फिर नीचे वाले केस होंगे। ऑल थ्री आइडेंटिकल को तो मैं केस ही नहीं मानता, उसमें तो क्या ही है। या तो तीनों पैरेलल होंगे या वो लाइन में मीट करेंगे। तो लाइन में मीट करेंगे कैसे पता करें सर? हम बड़ा आसान है, देख लो ये क्या कोई एक प्लेन बाकी दो के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है क्या? उसको देखने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, क्या कि कोई भी अगर सिस्टम दे रखा है उसमें आप किसी भी एक चीज को कुछ नाम दे दो, लैम्डा बोल दो, एक्स और वाई को लैम्डा के फॉर्म में निकालो, दो को सॉल्व करके तीसरे में रख दो। तो इस पे अपन डिस्कशन नहीं करते, अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सॉल्व इट। मान लो कोई अपने को इस तरीके से 2x + 3y + 5z = 6, 7x + y + z = 4 and 11x + 7y + 11z = 16। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कमेंट करना है। करेंगे D1 चेक करेंगे, D2 चेक करेंगे, D3 चेक करेंगे। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ इस सिस्टम के लिए। D, D1, D2, D3 सारे जीरो आ जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर ये इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफिनिट भी हो सकता है, तो कैसे पता करें? पहले तो देख लो तीनों प्लेन पैरेलल हैं क्या? तो तीनों पैरेलल नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं ना? तीनों प्लेन तो पैरेलल नहीं, तो फिर नो सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, तो डेफिनेट सी बात है इनफिनिटी आएगा, तो बात खत्म। कोई अपने को बोले वो इनफिनिट सॉल्यूशन निकाल के भी बताओ, मतलब वेक्टर 3D की लैंग्वेज में बात करें तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ जो इनका सॉल्यूशन सेट है। तो कैसे निकालोगे वो लाइन की इक्वेशन? इट्स वेरी सिंपल, आप किसी भी दो प्लेन को सॉल्व कर लो, z के टर्म्स में या x के टर्म्स में या y के टर्म्स में, और उसको तीसरी में उठा के रख दो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एक्चुअली मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ D1, D2, D3 जीरो है, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन बनाई है मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया और ये आ गया। आप देखिए पहली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके मैंने सेकंड में जोड़ दिया है और तीसरी इक्वेशन आ गई है। तो मुझे पता है उसकी फैमिली का प्लेन है वो। P3 belongs to the family of P1 and P2। तो अपन तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 2x + 3y को लिख दिया 5 - 6 - 5z, आई एम सॉरी, इसको लिख दिया 4 में। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए इसको 3 मल्टीप्लाई कर लिया जाए यार, आएगा 21x + 3y = 12 - 3z। now these two equations can be easily solved। घटाएंगे तो -19x = -6 - 2z, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 6 + 2z/19। अभी देखते चलो भैया, अपन लाइन की इक्वेशन में पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे कैसे आएगा। ये x का वैल्यू निकल के आ गया, इसको उठा के रख दीजिए वापस, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये x का वैल्यू रखेंगे तो 12 + 4z/19 + 3y = 6 - 5z। तो 3y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 - 5z - 12 + 4z/19। 19 6 कितना होगा भैया, बताओ भैया। और यहाँ पे 19 5 आ जाएगा कितना, 95 95 - 4 99z। बहुत ही गंदे गंदे वैल्यूज आ गए भैया। तो y आ जाएगा 34 - 33z/19। अभी जो x और y की वैल्यू अपने पास में आई, इनको अपन तीसरी इक्वेशन में उठा के रख लेते हैं। ठीक है, तीसरी इक्वेशन पुट करते हैं, 11 7 11 16, 11 7 11 16।
हाँ भाई, एक्स वाई जेड को उठा के रख रहा हूँ मैं। एक्स का वैल्यू कितना रख रहा हूँ मैं? 6 + 2z अपॉन 19 इंटू 11। यहाँ पे 34 माइनस 33z अपॉन 19 प्लस z, तो z ही है, इक्वल टू देखें 16 आता है क्या? काटा पीटा करते हैं। 66 + 22z प्लस 34z माइनस नहीं 7 है। 34 इंटू 7 किसी को आता है क्या? 238। ये आता है क्या? 231z। 19 इंटू 11, देखो z से z कटा गया भैया, देखना। मेरा तो दिल ऐसे बैठ जा रहा है इस कैलकुलेशन को देख के। क्या बात है, कट गया यार। 4 और खैर वो तो कटना ही था। 304 अपॉन 19 कितना होता है? आ रहा है क्या? 16 टाइम्स आ रहा है क्या ये? क्या बात है, बैठ गया। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? इसका मतलब क्या है ना, अब अपन ने जब 11th में ये सब काम करके देखा था, तो मैंने आपको बोल दिया था देखो वो सेटिस्फाई कर जाए तो समझ जाना कि सॉल्यूशन आ गया। अब आप लोग तो वेक्टर थ्योरी पढ़ चुके हो, तो ज्ञानी हो आप लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमने दो प्लेन को सॉल्व किया। भाई आप सोचो ना इस बात को, आपने एक्स और वाई को जेड के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? आप P1 + लैम्डा P2 निकाल रहे हो और उसको कंपेयर कर रहे हो P3 से। यू आर फाइंडिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। आपको याद है मैंने आपको ये भी तरीका बताया था दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का वेक्टर थ्योरी के चैप्टर में, कि एक्स और वाई को जेड के फॉर्म में सॉल्व कर लो, याद है? तो हमने एक्चुअली ये जो मेथड निकाला है ना, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकाली और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को प्लेन में सेटिस्फाई करवा दिया। कॉम्प्लिकेटेड काम है, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को फील आ रहा होगा। अब कोई अपने को बोले कि सॉल्यूशन क्या है, अपन बोल देंगे हाँ भाई इनफिनिट सॉल्यूशन है। वो क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन है x बराबर 6 + 2z अपॉन 19, y बराबर 34 माइनस 33z अपॉन 19। मतलब क्या हो गया? 19, इसको ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 6 अपॉन 19 बाई 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 34 अपॉन 19 अपॉन माइनस 33। 2/19 आएगा ना, 2/19 माइनस 33/19 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अरे अपने को फील आया रे क्या? ये इनफिनिट सॉल्यूशन वाली जो लाइन है ये भी मिल गई हम लोगों को, इस लाइन की इक्वेशन मिल गई है। दिस इज द लाइन की इक्वेशन। सर सॉल्यूशन लाइन कैसे हो सकता है? लाइन ही तो सॉल्यूशन है। तीन प्लेन इनफिनिट पॉइंट्स पे मीट कर रहे हो, पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं? एक लाइन पे, ये वो लाइन की इक्वेशन है। तो भैया ये आज अपन ने क्रेमर को पूरा एनालाइज कर डाला। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं इसका होमोजेनियस वाला केस बता देता हूँ। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। डेफिनेटली आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पैरेलल देखना काफी नहीं था क्या? काफी है ना, पैरेलल देखना काफी है। अगर तू बस ये देख ले कि तीनों प्लेन पैरेलल नहीं तो कॉन्फिडेंस से बोल दे कि चारों डी जीरो और प्लेन्स पैरेलल नहीं तो इनफिनिट सॉल्यूशन। तो अपन ने ये काम क्यों किया तू पूछ रहा है? तो वो सॉल्यूशन निकाला ना। अभी तो सिर्फ इतना कमेंट करना था नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर, मान ले कल को सॉल्यूशन भी पूछते तो आल्सो फाइंड दैट सॉल्यूशन सेट। वेक्टर थ्योरी की लैंग्वेज में वो बोलते कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? सो फाइनली इस क्वेश्चन के बारे में अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि जो ये तीन लाइन दे रखी है, आई एम सॉरी, जो तीन इक्वेशन दे रखी है, ये तीन ऐसे प्लेन रहे होंगे जो एक लाइन में मीट करते हैं, और ये इनके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। दीज आर द सॉल्यूशंस। ये खूब सारे जो पॉइंट्स हैं लाइन पे लाए करते हैं, यही सॉल्यूशंस हैं। आया हमको समझ में? ओके, सो होमोजेनियस सिस्टम को समझना बड़ा सिंपल है। होमोजेनियस सिस्टम में तो क्या होता है, सामने 0 0 0 होता है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस टू एनालाइज। आप देखिए ना। अच्छा, होमोजेनियस सिस्टम का प्लेन की लैंग्वेज में क्या मतलब निकलता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम?
प्लेन की लैंग्वेज में आप क्या बताएंगे इसके बारे में, बताइए जरा। वेरी गुड, ऑल द प्लेन्स मीट एट ओरिजिन। तो इतना तो अपने को समझ में आ ही रहा है कि ये तीनों प्लेन ओरिजिन से निकलने वाले हैं। तो मुझे बताओ क्या नो सॉल्यूशन आ सकता है क्या यहाँ पे? आ ही नहीं सकता। अब बस ये पता करना है कि एक ही सॉल्यूशन आता है कि इनफाइनाइट आते हैं। अच्छा, अपन इसको क्रेमर के हिसाब से भी देखते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तीनों जीरो हैं यहाँ पर, 0 0 0, तो D1 D2 D3 तीनों जीरो हो जाएंगे। सब एग्री करते हैं? इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली D1 D2 D3 जीरो ही आएंगे। सो अपन जाते हैं ऊपर क्रेमर वाले क्लासिफिकेशन पे जो अपन ने ऊपर पढ़ा। आप देखिए D1 D2 D3 तीनों जीरो कहां पर होते हैं? D1 D2 D3 तीनों जीरो, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। या तो यहाँ पे D1 D2 D3 जीरो होते हैं या फिर यहाँ पे D1 D2 D3 जीरो। आपको दिख रहा है भी ये चीज? मतलब वहां पे या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है यूनिक, या सीधे ही फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो हम बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम के अंदर या तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। किस पे डिपेंड करेगा? डी की वैल्यू पे। अगर डी नॉन जीरो है मतलब वो प्लेन्स ओरिजिन पे मिलते होंगे और वो एक ही पॉइंट पे मिलते होंगे, और अगर डी जीरो है तो फिर सीधे वो इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलते होंगे, एक लाइन में मीट करते होंगे। सर नो सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल रहे? अरे कैसे आएगा नो सॉल्यूशन? अभी तो अपन ने बात करी होमोजेनियस सिस्टम में 0 0 0 तो आना गारंटी ही है। सो होमोजेनियस सिस्टम के अंदर हम बस दो कैटेगरी बना लेंगे, डी जीरो या डी नॉन जीरो, बाकी टेंशन लेने का ही नहीं। तो अपन जानते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 ऑलवेज एनीवे। सो बस दो कैटेगरी बना लीजिए, या तो D जीरो है या D नॉन जीरो है। D जीरो है तो हम बोलेंगे, D नॉन जीरो तो हम बोलेंगे ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर D जीरो है तो अपन बोलेंगे फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। मतलब प्लेन की लैंग्वेज में बात करें तो ये प्लेन्स बहुत सारी जगह मीट करते होंगे, ट्रिवियल इंक्लूडेड। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेन ओरिजिन से ही निकल रहे हैं। तो आपका काम सिर्फ इतना सा होता है कि डी चेक कर लीजिए। आपको जनरली वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपको पता ही, खैर आप लोग तो इस इक्वेशन को बहुत सारा देख चुके हैं। आपको एक होमोजेनियस सिस्टम देके बोलेंगे इस सिस्टम का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, तो आप समझ जाओगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है? जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। तो डी जीरो कर दो, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल, यही है। These are three planes which are anyway intersecting at origin. तो रेस्ट ऑफ द चीजें अपन ने यहाँ से एनालाइज कर ली। If there's any doubt, you can please ask me. Otherwise, we are good to go. आई होप सभी लोगों को वेक्टर थ्री से कनेक्शन में फील आया होगा। डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। प्लेन के फॉर्म में आपको इस सबको विजुअलाइज करते आना चाहिए। मैं फिर से एक बार कंडीशंस बना दे रहा हूँ खूब सारी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ समरी। हाँ भाई, मैं आपके सामने अलग अलग सीन बना रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन से सॉल्यूशन का केस है। आप D1 D2 D3 भूल जाइए। हाँ भाई, कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। आइडेंटिकल प्लेन की बात नहीं कर रहा यार, ठीक है ना? दो इक्वेशन अगर आइडेंटिकल आई तो फिर क्या ही बात करना है यार। दो इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो बच्चा देख ही लेगा, फिर तो वो तीन इक्वेशन रही नहीं, तो उसकी बात नहीं कर रहे अपन। हाँ भाई, कितने सॉल्यूशन? अगेन नो सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं नो सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे बाय द वे डी जीरो रहा होगा, D1 D2 D3 में से कोई एक पंगा कर गया होगा, एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? नॉट ऑल जीरो, कोई ना कोई धोखा दे गया तो फिर वो पंगा हो गया। यहाँ पे क्या रहा होगा? D1 D2 D3 चारों जीरो रहे होंगे, स्टिल नो सॉल्यूशन। इसका बताएं जरा। ओके,
एक मैंने तो खूब सारे प्लेन बनाए, मैं जिसके लिए आपको पूछ रहा हूँ उसका बताएं आप मुझे। हाँ भाई, P1 P2 P3 का बताएं। यूनिक सॉल्यूशन, वेरी गुड, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कौन सा केस रहा होगा? डी नॉन जीरो वाला। आप फील कर पा रहे हैं इस बात को? दैट्स ऑल। ऐसा कुछ रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन है ये। कौन सा सॉल्यूशन भैया? ये वाला नीचे वाला? हाँ, वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है ये। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से है? ये वाली लाइन जिसको मैं शेड कर दे रहा हूँ बीच में, मतलब D1 D2 D3 चारों जीरो रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल फील आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल कोई दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं। जो क्यूबॉइड का केस होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। बेसिकली क्यूबॉइड के भी 3 प्लेन होते हैं बेसिकली ऐसा। सो दैट्स इट। वाइब्रेंट में कब मिलोगे? अभी तो जाने का कोई मूड नहीं है ना, हमें कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है तो कुछ पता नहीं है अभी। ठीक है, सो एडजॉइंट भी देख लेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी घर पे बैठे रहो, आना जाना मत करो, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो तो आप लोग मुझे बताना, you suggest me some topics for revision and I'll discuss it in the next class। मैं क्लास रख लूंगा 2-4 दिन बाद फिर से एक, है ना? ओके, प्रैक्टिस करते रहो, मैं पेपर भेजते ही रहता हूँ आपको। मैंने और 3 पेपर भेज दिए, आपने देखा होगा। आई हैव सेंट यू 3 more papers, so